हेलो, मैं डॉक्टर महेश श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। आज मैं एमए सेकंड सेम पेपर फिफ्थ के फिफ्थ यूनिट पर चाइल्ड एवं वुमेन लेबर पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसे मैंने दो भागों में बांटा है। इस टॉपिक को मैंने दो भागों में बांटा है। पार्ट ए बाल श्रमिक या चाइल्ड लेबर, पार्ट बी महिला श्रमिक या वुमेन लेबर। पार्ट ए बाल श्रमिक। भारत में बाल श्रमिकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। ए वैधानिक बाल श्रमिक, जो न्यूनतम आयु से अधिक हैं परंतु वयस्क नहीं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 14 से 15 वर्ष आयु के श्रमिकों को बाल श्रमिक एवं 15 से 18 वर्ष की आयु को किशोर श्रमिक कहा जाता है। बी अवैधानिक श्रमिक। इसके अंतर्गत अनेक उद्योगों कारखानों में कार्यरत उन बाल श्रमिकों को शामिल किया जाता है जिन्हें अधिक उम्र दिखाकर भर्ती कर लिया जाता है। अर्थशास्त्र में वैधानिक बाल श्रमिकों की समस्या पर विचार किया जाता है। बाल श्रम बुरा क्यों है? बाल श्रम का उपयोग बुरा नहीं है, परंतु जिन परिस्थितियों एवं शर्तों पर इन्हें कार्य पर लगाया जाता है वह बुरा है। इसे एक सामाजिक बुराई कहा जा सकता है। अर्थात बाल श्रमिकों को काम में लगाकर जिस तरह से उनका शोषण किया जाता है तथा उन्हें मौलिक सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से दूर रखा जाता है, यह वास्तव में एक भयंकर सामाजिक बुराई है। इससे इनका शारीरिक एवं नैतिक पतन होता है, क्योंकि बच्चों के श्रम एवं उनके स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष संबंध रहता है। अतः जहाँ उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं उचित शिक्षा के अभाव में उनका बौद्धिक विकास रुक जाता है। बाल श्रम समस्या एक आर्थिक पक्ष यह भी है कि छोटी आयु के कारण बच्चे वयस्कों की अपेक्षा ज्ञान व अनुभव दोनों में कम होते हैं और इस प्रकार वयस्कों के बराबर उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं। अतः सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से यह आवश्यक है कि बाल श्रम का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। बाल श्रमिक के कारण। इसके अनेक कारण हैं। उसमें पहला है बाल श्रमिकों के पालक का निर्धन होना। यह देखा गया है कि बाल श्रमिकों के माता पिता श्रमिक होते हैं और वे निर्धन होते हैं। वे चाहते हैं कि हमारा बालक श्रमिक के रूप में कार्य करे और धन अर्जन करे। दूसरा, कुटीर उद्योगों का पतन होना। भारत में पिछले कई वर्षों से लगातार कुटीर उद्योगों का पतन होता आया है, जिससे श्रमिक उद्योगों की ओर आकर्षित होने लगे हैं और वे अपने बच्चों को भी वहां ले जाने लगे हैं। तीसरा, उद्योगपतियों को लाभ। एक उद्योगपति को बाल श्रमिक से काम लेना काफ़ी आसान होता है, उसे कंट्रोल में रखना आसान होता है, उसे वह कम पैसों में भी अधिक काम ले सकता है। चौथा, बाल श्रमिक अधिनियम का कड़ाई से पालन न होना। यद्यपि भारत में बाल श्रमिक के हितों के लिए अनेक नियम और अधिनियम बनाए गए हैं, लेकिन वास्तव में इन अधिनियमों का कड़ाई से पालन नहीं होता। इसके अलावा अन्य कारणों में भारत में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा संबंधी कोई नियम नहीं है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव होने की वजह से यहाँ की जनसंख्या उद्योगों की ओर आकर्षित होते हैं, जहाँ बाल श्रम का जन्म होता है। इसके अलावा
लगातार बढ़ती हुई कीमतों के कारण श्रमिक अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। उन्हें और अधिक आय की आवश्यकता होती है और इसीलिए वो अपने बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने हेतु बाध्य होते हैं। अब आइए देखते हैं भारत में बाल श्रमिकों की क्या संख्या है। भारत की प्रसिद्ध संस्था इंडिया टुडे के सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्तमान भारत में कुल बालक श्रमिक जिनकी आयु 5 से 14 वर्ष है, इनकी संख्या 15 करोड़ 20 लाख है, जो देश के विभिन्न भागों में स्थापित कारखानों, बागानों, उद्योगों, कृषि क्षेत्रों एवं खनिज उद्योगों आदि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अब देखते हैं कि बाल श्रमिकों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। इनकी अनेक समस्याएं हैं, जैसे पहला, कम आयु में काम करने से इनका शारीरिक विकास रुक जाता है। दूसरा, दूषित वातावरण में कार्य करने से इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और ये बीमार हो जाते हैं। तीसरा कारण है, वयस्क श्रमिकों के साथ काम करने से उनकी अनेक आदतों जो बुरे होते हैं उसे भी वो सीख जाते हैं, जैसे मदिरापान, जुआ आदि। चौथा है, काम के कारण वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनका बौद्धिक विकास नहीं होता। ज्ञातव्य हो कि वे स्कूल नहीं जाते और पूरे समय काम में लगे रहते हैं। पांचवा है, उद्योगपतियों द्वारा शोषण किया जाना। उद्योगपति कम मजदूरी देकर उनसे अधिक कार्य ले सकते हैं। और छठवां है, भारत में श्रमिक अधिनियम का कड़ाई से पालन नहीं किया जाना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि श्रमिकों के हितों के लिए नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन उसका अनुपालन ढंग से नहीं होता। तो ये अनेक समस्याएं हैं जिसे हमने देखा अभी। अब हम देखते हैं इन समस्याओं को दूर करने के सरकारी उपाय कौन कौन से हैं, अर्थात भारत में इस समस्या के निदान हेतु कौन कौन से नियम और कब कब पारित किए गए। सबसे पहला आइए हम देखते हैं कि शाही आयोग ने सर्वप्रथम 1933 में बाल श्रमिक की समस्या का ध्यान सरकार की ओर आकर्षित किया और बीड़ी कारखाने में कार्यरत बाल श्रमिकों की समस्या को दूर करने के लिए अधिनियम पारित किए। इसके बाद बाल रोजगार अधिनियम 1938 में कारखानों में बच्चों की अवैधानिक भर्ती पर नियंत्रण संबंधी नियम बनाए गए। कारखाना अधिनियम 1952 में खानों में काम करने वाले बच्चों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय की गई थी। इसी प्रकार बागान अधिनियम 1951 के अंतर्गत बागानों में कार्य करने हेतु बच्चों की न्यूनतम आयु 12 वर्ष तय की गई है। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी कारखाने में कार्य करने वाले बच्चे की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि समय समय पर भारत में बाल श्रमिकों के हितों के संदर्भ में अनेक नियम और अधिनियम बनाए, लेकिन इस समस्या के हल के अपेक्षित परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। अतः इस समस्या के निदान हेतु कुछ सुझाव निम्नांकित हैं। समाधान के उपाय। इसमें पहला है, बाल श्रमिकों के पालकों की आय इतनी पर्याप्त होनी चाहिए जिससे कि वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकें। दूसरा, देश में बाल श्रमिक अधिनियम का कठोरता से पालन किया जाए, अर्थात उन्हें न केवल नियम बनाकर छोड़ा जाए बल्कि इस हेतु कठोरता से इसका पालन करना सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, जहां बाल श्रमिक कार्यरत हैं वहां उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल की
उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और अंतिम है, निर्धन बच्चों में शिक्षा अथवा मजदूरी के साथ साथ कौशल विकास की व्यवस्था हो, जिससे उनमें कौशल का विकास हो सके और वे एक अच्छे रोजगार की ओर जा सकें। इस तरह हम देखते हैं कि भारत में बाल श्रमिकों की कौन कौन सी समस्याएं हैं और इनके निदान किस प्रकार हो सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं महिला श्रमिक की समस्या और उनके समाधान के संदर्भ में। पार्ट बी, महिला श्रमिक। प्राचीन काल में महिलाओं का कार्य पुरुषों को कृषि, पशुपालन एवं घरेलू कार्यों में सहायता तक ही सीमित थी, परंतु वर्तमान में औद्योगिकरण एवं बढ़ती महिला साक्षरता ने रोजगार के सभी क्षेत्रों में महिलाओं का द्वार खोल दिया है। महिला रोजगार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, शारीरिक श्रम करने वाली महिलाएं और दूसरा, मानसिक श्रम करने वाली महिलाएं। इस अध्ययन में शारीरिक श्रम करने वाली महिलाओं की समस्या से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया गया है, अर्थात ऐसी महिलाएं जो अशिक्षित अथवा कम साक्षर हों और देश के सभी भागों व क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में शारीरिक श्रम कर अर्थोपार्जन कर रही हैं। अब देखें जरा भारत में इनकी संख्या कितनी है। भारत में महिला श्रमिकों की संख्या संयुक्त राष्ट्र संघ के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में ऐसी महिला श्रमिकों की संख्या 7 करोड़ से अधिक हो सकती है, जो कृषि कार्यों के अलावा कारखाना उद्योग जैसे सूती वस्त्र, बीड़ी, माचिस, भारी रसायन, तंबाकू, कागज उद्योग, धातु उद्योग के अलावा बड़ी संख्या में विभिन्न बागानों एवं घरेलू कार्यों में संलग्न है। इन्हें कम मजदूरी दर पर पुरुषों के बराबर काम लिया जाता है एवं ऐसे स्थानों पर कार्य करने की दशाएं निश्चित ही चिंतनीय है, सोचनीय है। कई जगह तो उनसे बुरा व्यवहार भी किया जाता है। आइए हम देखते हैं इनकी समस्याएं कौन कौन सी हैं। भारत में महिला श्रमिकों की अनेक समस्याएं हैं, उनमें से प्रमुख निम्नानुसार हैं। पहला, महिला श्रमिकों को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती है, लेकिन इनमें पुरुषों की भांति कठोर कार्य लिया जाता है। महिलाओं की पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती है, अतः दो स्थानों पर कार्य करना कठिन होता है। चौथा है, महिला श्रमिक मातृत्व काल में शारीरिक श्रम करने में असमर्थ रहती है। पांचवा, अनेक कार्यस्थल पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है। यह बात हम अनेक समाचार पत्रों में अक्सर जानने को मिलता है कि कारखाने के मालिकों द्वारा इनसे दुर्व्यवहार भी किया जाता है। अंतिम प्रमुख समस्या है कि अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनसे काम लिया जाता है। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जैसे खान में काम लिया जाना, पटाखे उद्योग आदि, जहाँ पर इन्हें काम नहीं करना है फिर भी इन्हें काम करना पड़ता है। अब आइए हम देखते हैं इन महिला श्रमिकों की हितों में सरकारी प्रयास कौन कौन से हैं। भारत में महिला श्रमिकों के हित में कई नियम व अधिनियम बनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, कार्य के घंटे निश्चित करना। भारत में कारखाना अधिनियम 1948, 1952 एवं 1957 के अनुसार महिला श्रमिकों से सायंकाल 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक कार्य पर नहीं लगाया जा सकता।
दूसरा, बोझ उठाने की सीमा। उक्त अधिनियमों के अनुसार स्त्री के लिए 45 पाउंड जो वयस्क हैं, इसी प्रकार बालिकाओं के लिए बोझ उठाने की सीमा 30 पाउंड तय की गई है। तीसरा, अधिनियम के अनुसार स्त्रियों को मातृत्व काल में अवकाश की पात्रता होगी। इसके अलावा कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार जिन स्थानों पर महिला श्रमिक अधिक हों उन कार्यस्थलों में इनके लिए पृथक स्नानागार, शौचालय, विश्राम गृह एवं शिशु गृह की व्यवस्था अनिवार्य है। अंतिम है, अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि महिला श्रमिकों को जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे खानों में, पटाखे उद्योगों में, बारूद उद्योगों आदि में। यद्यपि देश की आज़ादी के बाद सरकार लगातार श्रमिकों के हितों में कार्य कर रही है, विशेषकर महिला श्रमिकों के लिए, लेकिन यह देखा गया कि इसके बावजूद महिला श्रमिकों की दशा में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। अतः इस दिशा में निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, महिला श्रमिकों में साक्षरता बढ़ाई जाए। निश्चित है कि हमारे देश में काफ़ी महिलाएं जो श्रमिक हैं वे अशिक्षित हैं। दूसरा, महिलाओं को उनके अधिकारों एवं श्रम कानूनों की जानकारी दी जाए। यह आवश्यक है कि कानून तो बनते हैं, लेकिन वे कौन से कानून हैं जो उनके हित में है, यह इसकी जानकारी भी उन्हें दी जानी चाहिए। तीसरा, महिला श्रम संघ को शक्तिशाली बनाया जाए, क्योंकि महिला श्रम संघ ही श्रमिक महिलाओं के हित में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती है, जिससे उन्हें न्याय मिल सकेगा। चौथा, समान कार्य समान वेतन के आधार पर महिला श्रमिकों को भी पुरुषों के बराबर पारिश्रमिक दी जाए। दरअसल होता यह है कि महिला श्रमिक भी उतना ही काम करती है जितना कि पुरुष श्रमिक, लेकिन उन्हें पारिश्रमिक उनकी तुलना में कम दी जाती है। पांचवा है, मातृत्व काल में वेतन के साथ अवकाश की अनिवार्यता हो। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह खासकर निजी क्षेत्रों में मातृत्व काल में उन्हें छुट्टी दे दी जाती है, जिसका वेतन उन्हें नहीं मिलता। और अंतिम है, महिला श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाए। यह बहुत ज़रूरी है कि देश में महिला श्रमिकों के हित में अधिनियम व कानून तो बनते हैं, लेकिन उसका कड़ाई से लागू नहीं किया जाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल एवं महिला श्रमिकों की अनेक समस्याएं हैं, जिन्हें दूर किया जाना देश हित में बहुत ज़रूरी है। तभी यह समाज, यह देश प्रगति की राह में चल सकेगा। धन्यवाद।